क्वेश्चन उठता है कि बच्चा जब गोद गया है किसी परिवार में, ठीक है, और खास तौर से उसको गोद लेने वाली जो माता है वो सिंगल है, और उससे पहले जो उसका पति है उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। यानी कि एक विधवा द्वारा जब गोद लिया जाता है, एक विडो द्वारा जब किसी बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है, तो क्वेश्चन उठता है कि किस डेट से उस बच्चे का एडॉप्शन माना जाएगा। क्या उसके पति जब जिस दिन उसके पति की डेथ हुई थी उस दिन से, या फिर बच्चे को गोद लिया है उस डेट से। ठीक है, तो जनरली कई सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, और ये एक्ट ये कहता है कि बच्चे को जब गोद लिया जाता है तो उसका परिणाम ये होता है, अगर उससे पहले, गोद लेने से पहले अगर कोई ट्रांजेक्शन हो गया है तो उस ट्रांजेक्शन को बच्चा कैंसिल नहीं करवा सकता। लेकिन ये सावन राम वाले मैटर जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, क्योंकि इसमें पजेशन जो था, पजेशन जो है वो पूरा रिलीज नहीं हुआ था, इस कारण ये उसके बच्चे के फेवर में हुआ। अदरवाइज आज भी जो है रिलेशन बैक थ्योरी जो है खत्म हो चुकी है, लागू एप्लीकेबल नहीं होती। लेकिन इस केस में रिलेशन बैक थ्योरी का बेनिफिट जो है वो उसको बच्चे को मिला था, और वो उसने प्रॉपर्टी को, अपने पिता की प्रॉपर्टी को, भले ही उसके अडॉप्शन से पहले उसको ट्रांजिशन हो गया था, उसको ले लिया था। लेकिन अभी भी जो जनरल रूल है वो यही है कि अगर किसी बच्चे का एडॉप्शन होता है तो वो उस डेट से होगा, और उससे पहले जो ट्रांजेक्शन हो चुके हैं वो उन ट्रांजेक्शन को कैंसिल नहीं करवा सकता। तो ये जनरल रिलेशन बैक थ्योरी के बारे में कई बार आरजेस के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। अगर आप ये कहते हो मैं हिंदू लोगों से मुझे पूछ लीजिए, तो वो जब हो सकता है कि आपको एडॉप्शन से ये क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन बैक थ्योरी, यानी जिसको हम बोलते हैं पूर्व संबंध का सिद्धांत। लेकिन अब लॉ में ये एप्लीकेबल नहीं है। इस केस में तो था, लेकिन ये काफी कॉम्प्लिकेट केस था, इसमें कई सारे अदर प्रोसेस भी जुड़े थे जो उसके फेवर में हुए। अदरवाइज जो है दत्तक ग्रहण के पश्चात उस बच्चे का राइट नहीं होता है, वो पहले जो प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन या उस प्रॉपर्टी का राइट किसी को मिल चुका है तो उसको कैंसिल करवा ले। ठीक है, ये तो एक एडॉप्शन की बात। सेकंड चीज, मैंने कल आप लोगों से एक चीज कही थी कि आजकल एक व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भी मैसेज चल रहा है कि एक बच्चा है जो अनाथ है, और उसका मैंने भी अपना जो ग्रुप बना हुआ उस ग्रुप में भी डाला था कि इस प्रकार के फेक मैसेज हैं। बच्चे को गोद लेने के लिए क्लियर प्रोसेस है कि अगर आपको गोद लेना है तो जो गोद लेने के रूल्स बने हुए हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू एडॉप्शन एक्ट, या तो उसको फॉलो करना है, या फिर अगर कोई बच्चा अनाथ है या जिसका पता नहीं है या लावारिस मिला गया है, तो इस बच्चों के बारे में ये प्रोविजन है कि आप पहले जो है पुलिस को इन्फॉर्म करिए, चाइल्ड केयर जो संस्था है उनको इन्फॉर्म करिए, और उसके बाद जो उस बच्चे को अनाथालय या जो अगर जो बच्चों के संरक्षक है उनके पास ले जाया जाएगा। और गोद के लिए एक बहुत अच्छा प्रोसेस बना हुआ है, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर वो प्रोसेस फॉलो नहीं होता है तो अगर किसी बच्चे ने दत्तक ले भी लिया, किसी बच्चे को दत्तक ले भी लिया या दे भी दिया, तो वो पनिशेबल हो जाएगा, क्योंकि उसमें संरक्षकता या कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब मैं एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा, कोई व्यक्ति भारत में किसी बच्चे को गोद लेना चाह रहा है और जनरल प्रोसेस से लेना चाह रहा है, जैसा कि पिछले मैंने एक टेस्ट लिया था, टेस्ट में क्वेश्चन था, आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने टेस्ट दिया वो तो पता होगा कि एक क्वेश्चन था कि क्या एक मुस्लिम किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं। जनरल प्रोसेस की बात करें कि मुस्लिम धर्म में दत्तक ग्रहण नहीं होता है, ठीक है, तो वो किसी से भी कवर्ड नहीं होगा। यानी कि मुसलमान को दत्तक ग्रहण लेने का राइट नहीं है। वहां एक्नॉलेजमेंट होती है, वो प्रोसेस अलग है, आप मुस्लिम लोग पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन जनरल प्रोसेस ये है कि मुस्लिम धर्म में एडॉप्शन जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ केसेस में राजस्थान हाईकोर्ट या कोर्ट ने, अलग अलग स्टेट की कोर्ट ने परमिशन दी है कि हाँ ये व्यक्ति जो है दत्तक ग्रहण ले सकता है। एक केस हुआ था कि एक व्यक्ति था, उसका संतान नहीं थी, उसने एक बच्चे को गोद ले लिया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उस बच्चे ने क्लेम की उस पिता की नौकरी, अनुकंपा नियुक्ति जिसको हम बोलते हैं, तो गवर्नमेंट ने उसकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया कि आप के धर्म में या मुस्लिम धर्म में जो है दत्तक ग्रहण नहीं होता है। उसके बाद उसने हाईकोर्ट में एग्रीड पिटीशन करी थी, और वो जजमेंट उसके फेवर में हुआ था। तो ये एक एक्सेप्शनल चीज है। अब हम बात करते हैं कि अनाथ व्यक्ति को किस प्रकार से गोद लिया जा सकता है। जो आपने सुना होगा कि संस्था से गोद लेना है, उसके लिए प्रोसेस है। उस प्रोसेस में क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है भारतीय नागरिक है, एनआरआई है, इवन फॉरेन सिटीजन भी अगर कोई गोद लेना चाहता है तो उसके लिए प्रोसेस बना हुआ है, वो उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो बच्चे का हित है, बच्चे का इंटरेस्ट है, वो सबसे ऊपर है। बच्चे को गोद दिया जाना या नहीं दिया जाना, पूरी संस्था बनी हुई है, उसका पूरा एक फॉर्मेशन है, वो रजिस्ट्रेशन करवाती है, हर एक चीज को वो वेरीफाई करती है, उसके बाद ही वो उस बच्चे को गोद दिया जा सकता है। अदरवाइज जो है फॉरेन सिटीजन को सामान्य तरीके से गोद नहीं दिया जा सकता। एक कॉम्प्लिकेट पूरा उसका एक प्रोसेस है, वो उस प्रोसेस में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। फर्स्ट, अगर कोई व्यक्ति जो है बच्चे को गोद लेना चाहता है
तो वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ चित होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, ठीक है। अगर वो स्वस्थ चित और वयस्क नहीं है, या शारीरिक और इवन भावनात्मक रूप से भी वो स्थिर होना चाहिए। यानी कि कई कई बार होता है साइको पर्सन है, तो अगर ये पता लगता है कि कुछ मेंटली डिस्टर्ब है, तो उस बच्चे को गोद नहीं किया जाएगा, ठीक है। और सेकंड चीज आती है, अगर कोई परिवार यानी कि पति पत्नी किसी बच्चे को गोद लेना चाह रहे हैं, तो आर्थिक रूप से भी वो कैपेबल होना चाहिए कि वो उस बच्चे का मेंटेनेंस करने के लिए, भरण पोषण के लिए, उसको पढ़ाने के लिए उनके पास इनकम के सोर्सेज है या नहीं है, मकान है या नहीं है, या उनका इनकम का सोर्स है तो वो क्या है, ये भी कई बार देखा जाता है, ठीक है, कि उनका इनकम का सोर्सेज क्या है। और ये सारा प्रोसेस कवर्ड होता है जुवेनाइल जस्टिस और अदर प्रोसेस से कवर्ड होता है। ये हिंदू से मत जोड़ना इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उनका जो है इकोनॉमिकली भी साउंड होना उनका जरूरी है, आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए। माता और पिता दोनों को किसी बीमारी का खतरा नहीं होना चाहिए। जैसे पता लगा कि पिताजी को कैंसर है और वो 1 साल में चला जाएगा, तो फिर जो है वो उसको न्यायालय या जो संस्था है उसको गोद लेने से मना कर सकती है कि आप इस बच्चे को गोद नहीं ले सकते, क्योंकि आप 2 या 3 साल में मर जाएंगे तो उस बच्चे का क्या होगा। क्योंकि जनरल एक्ट भी यही कहता है कि एक बार अगर किसी बच्चे का एडॉप्शन हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता। तो यहाँ जो ये प्रोसेस है वो ये बताता है कि फिजिकली भी किसी पर्सन को साउंड होना चाहिए, वो उसको कोई बीमारी वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमारे हिंदू लोग में हम बात करते हैं तो 18 साल वयस्कता के लिए बताया कि 18 से ऊपर का व्यक्ति जो है वो बच्चे को गोद ले सकता है। लेकिन यहाँ जो है जुवेनाइल जस्टिस या अदर प्रोसेस से गोद लिया जाता है तो मिनिमम जो है 25 ईयर उसकी एज होनी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ बढ़ा के रखा हुआ है क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली थोड़ा फिट होना चाहिए, और इनकम सोर्सेज भी 25 साल तक अच्छे खासे हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि विवाहित अगर कोई है तो क्या होगा। यहाँ थोड़ा सा एक डिफरेंट है, मतलब हिंदू लोग से। यहाँ 2 साल का वैवाहिक संबंध जो है स्थिर संबंध होना चाहिए। अगर पता लगता है पति पत्नी ही आपस में झगड़ रहे हैं, उनमें कैसे चल रहा है, तो हो सकता है कि जो संस्था है वो गोद देने से मना कर दे कि आपके बीच में कई सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन है, आप कैसे बच्चों को संभालोगे। और दोनों की कंसेंट, यानी पति और पत्नी दोनों की कंसेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप हम बात करते हैं कि दोनों की एज का टोटल 110 साल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 40 साल की पत्नी है और 42 साल का पति है तो वो गोद ले सकता है। लेकिन 60 साल का पति है और 60 साल की पत्नी है तो फिर उनको गोद नहीं मिलेगा। लेकिन हिंदू लोग में इस प्रकार से कोई इतना कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो वहाँ थोड़ा डिफरेंट है, और ये जो जुवेनाइल जस्टिस है थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं कि क्या कोई सिंगल महिला किसी बच्चे को गोद ले सकती है। हाँ, यहाँ इस एक्ट में अगर वो कैपेबल है तो वो किसी बच्चे को गोद ले सकती है। लेकिन अगर पुरुष किसी सिर्फ सिंगल पुरुष किसी लड़की को गोद लेना चाहता है तो उसके ऊपर कई सारे रेस्ट्रिक्शन नहीं ले पाएगा। यहाँ थोड़ा सा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और अदर प्रोसेस में ये थोड़ा डिफरेंट है। अब मैं बात करता हूँ संस्था के ऊपर कि कौन इसको कवर करता है। तो CARA, आप नाम नोट कर लीजिए, CARA सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी। आप गूगल पे सर्च करना ना, मिल जाएगी। हो सके तो उसको एक बार देख भी लेना उसमें क्या क्या प्रोसेस है। CARA यानी कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। अगर कोई किसी बच्चे को गोद देना चाह रहा है तो पहले उस के ऊपर जो है उसका अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि वो क्या क्या अपनी डिटेल रखता है, यानी कि उसकी एज क्या है, उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सारे उसमें रखने पड़ेंगे। उसके बाद जो है उसको कुछ बच्चों की प्रोफाइल भेजी जाएगी, जिसमें उसके बाद जो है उसको सेलेक्ट करना है। फिर उसकी होम स्टडी होगी कि उसका मकान कहाँ है, क्या है। वो एक पूरा एक जो NGO वगैरह चलाते हैं या समाज सेवी जो है वो आके पूरी उसकी स्टडी करेंगे, और उसके बाद ही वो बच्चों को गोद ले पाएगा। तो एक पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा किसी व्यक्ति को, अगर वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो लेना चाह रहा है, ठीक है। और यही सारे प्रोसेस जो है वापस जो है NRI या अदर सिटीजन है उनके लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो आप लोगों को एक सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिले तो गूगल पे आप सर्च करना CARA यानी कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। तो उसमें ये पूरा प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें कौन कौन से एक्ट से वो कवर्ड होती है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। अगर प्रोसेस उनका क्या है वो भी आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बात हुई उसके बारे में। फिर कल मैंने आप लोगों से कहा था कि मेंटेनेंस के बारे में जो है एक जो महिला का अधिकार है कि वो अपने पति से भरण पोषण ले सकती है। हिंदू विवाह अधिनियम और दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम में सबसे बड़ा अंतर यह है कि भरण पोषण अधिनियम में एक महिला अपने पति से भरण पोषण ले सकती है। यहाँ जो राइट है वो सिर्फ महिला का है। लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम में पुरुष भी अपनी पत्नी से ले सकता है और पत्नी भी अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है। दोनों का राइट है। दोनों में से जो कैपेबल होगा वो उसको देना पड़ेगा, और जो असक्षम है या जिसके पास अपने सोर्सेज नहीं उसको देना पड़ेगा। लेकिन इस एक्ट में जो राइट है वो सिर्फ पत्नी का है, ठीक है।
और पत्नी का जो राइट इतना स्पेसिफिक है कि अगर वो अपने पति से कुछ ग्राउंड्स पे अलग रहती है तब भी वो मेंटेनेंस ले सकती है। तो वो सारे ग्राउंड्स मैंने आपको लोगों को कल बताए थे कि कौन कौन से ग्राउंड है, जिसका ग्राउंड से अलग रह के पति अगर उसको मारता है, पीटता है, या उसके अन्य पत्नियां जीवित है, हिंदू नहीं है, एक्सेट्रा, कई सारे ग्राउंड्स थे। उन ग्राउंड्स में अगर मैटर आता है तो महिला अपने पति से अलग रहकर भी मेंटेनेंस ले सकती है। ठीक है, कुछ कंडीशन में एक विधवा महिला अपने माता पिता की संपत्ति से या अपने पुत्र पुत्र की संपत्ति से, और अगर वो संपत्ति नहीं है तो ससुर से भी मेंटेनेंस ले सकती है, अगर उसके ससुर ने उसकी प्रॉपर्टी में उसको पर्टिकुलर जो उसका पति का सैद्धांतिक संपत्ति का हिस्सा बनता है वो हिस्सा नहीं दिया है, यानी कि कपाशना प्रॉपर्टी में उसके पति का हिस्सा था और उसने उसको डिवाइड करके उसको नहीं दिया है, तो फिर वो ससुर के ऊपर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो जो है उस विधवा जो पुत्र वधु का मेंटेनेंस दे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो मेंटेनेंस की जो अमाउंट है, राशि है, उसको मतलब या तो घटा देंगे या बढ़ा देंगे। तो जैसे क्वेश्चन उठता है कि किस आधार पर मेंटेनेंस डिसाइड होता है। तो फर्स्ट, दोनों पक्षकारों की स्थिति क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, जो व्यक्ति जो है दावेदार है यानी कि जो मेंटेनेंस मांग रहा है उसकी आवश्यकताएं कितनी है, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, रहना, एक्सेट्रा, जो भी जो मेंटेनेंस है वो सारा कितना है। अगर वो अलग रह रहा है तो अलग रहने के बाद उसकी प्रायोरिटीज क्या क्या है, ये सारी चीजें जो है। और दूसरा, जो व्यक्ति मेंटेनेंस देने वाला है उसके सोर्सेज, इनकम के सोर्सेज कितने हैं, क्या है, वो सारी चीजें जो है ये जनरली उसको देखा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मेंटेनेंस की जो राशि है वो परिस्थितियों के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती है और परिस्थितियों के अनुसार वापस जो इन फ्यूचर जो है घटाई भी जा सकती है। जैसे मान लीजिए आज एक व्यक्ति सामान्य कंडीशन में और न्यायालय कहता है कि ठीक ठीक है 15,000 रुपए पर मंथ आपको अपनी वाइफ को देना है, इन फ्यूचर उसके लॉटरी लग जाती है या उसके पास कई सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है या काफी अमीर हो जाता है, तो वो जो राशि है वो वापस बढ़ाई जा सकती है। और इन फर्दर प्रोसेस में मान लीजिए कि वो उसके पास कोई कुछ हुआ ही नहीं, इंसॉल्वेंट हो गया या वो दिवालिया हो गया या और भी मतलब उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, अगर मतलब उसके मेंटेनेंस के जो साधन है पूरे नहीं रहे, तो हो सकता है कि मेंटेनेंस की राशि भी जो है न्यायालय डिडक्ट कर दे। तो दोनों प्रोसेस है, बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। अब हम बात करते हैं फाइनली प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति ने किसी और व्यक्ति को इस शर्त पर ट्रांसफर किया है कि आप मेरे जो है परिवार के मेंबर्स जितने भी इनका आप भरण पोषण करते रहेंगे, तो ये एक कंडीशन है। ठीक है, ये उसको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि वो शर्त के अधीन वो उस प्रॉपर्टी को प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक प्रोसेस बना हुआ है। तो ये सारा जो है दत्तक ग्रहण और मेंटेनेंस रिगार्डिंग जो प्रोविजन है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं फिर संरक्षित अधिनियम स्टार्ट करूँ। सर मेंटेनेंस का प्रोविजन एक बार फिर से बता दीजिए ना। मेंटेनेंस के जो प्रोविजन है, देखिए कौन कौन व्यक्ति हकदार होता है। अगर हम धारा 18 की बात करें, जो पत्नी है वो अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार होती है। ठीक है, फिर जो बात करते हैं माता पिता है वो भी अपने बच्चों से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने 125 के प्रोविजन पढ़े होंगे, ये भी है। अब महिला की अगर बात करें तो वो अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है और अलग रहकर भी मेंटेनेंस ले सकती है। मेन प्रोसेस ही है, अलग रहकर भी कोई महिला अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है। और कोई भी अपत्य है या संतान है वो अपने माता पिता या वृद्ध जन है उनका भरण पोषण करने के लिए, अपनी चाहे लेजिटिमेट चाइल्ड हो या इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, दोनों का भरण पोषण करने के लिए बाउंड है। जहां हम संतान की बात करते हैं तो 18 साल तक माता पिता का कर्तव्य है कि वो बाउंड है, कर्तव्य भी नहीं कहूंगा मैं तो बाउंड कहूंगा, कि अपने संतान का मेंटेनेंस करें। लेकिन 18 से ऊपर होने के बाद माता पिता बाउंड नहीं है। लेकिन अगर वहां फिर प्रोसेस होता है कि मतलब मान लीजिए कि कोई संतान जो है वो विकलांग अपना मेंटेनेंस नहीं कर सकती, तो फिर भी वो मेंटेनेंस का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती रहेगी। एक केस था, डॉक्टर विजय मनोहर का केस था, काफी अच्छा केस था। उसमें एक पिता ने क्या किया कि अपनी डॉटर को उसकी जो डॉटर थी, जब वो डॉटर मतलब बेटी हुई तो उसके बाद उसने अपनी पत्नी को और उस बेटी को घर से निकाल दिया। फिर उसने दूसरी शादी कर ली। काफी समय तक वो जो लड़की थी अपनी नानी के साथ रही, फिर उसकी मतलब उसकी जो माता थी उसकी भी मृत्यु हो गई। और जब वो डॉक्टर बन गई तो परिस्थितियां परिवर्तित हो गई और उसके पिता है वो काफी परेशान रहने लगे, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो सारी खत्म हो गई, उनके पास पैसे वगैरह कुछ बचे नहीं, तो उन्होंने अपनी डॉटर से मेंटेनेंस मांगा। ठीक है, यानी कि जिस पिता ने जीवन काल में कभी भी अपने बच्चे का भरण पोषण नहीं किया, अब जब जरूरत पड़ी और बच्ची डॉक्टर बन गई तो उसने मेंटेनेंस का दावा न्यायालय में लगा दिया।
क्वेश्चन उठा कि मेंटेनेंस देना चाहिए, तो उस बच्ची ने न्यायालय में ये भी प्ली ली कि उन्होंने कभी जीवन काल में मेरा भरण पोषण नहीं किया, लेकिन फिर भी न्यायालय ने ऑर्डर दिया कि एक संतान का कर्तव्य है, चाहे वो लड़की भी क्यों नहीं हो, उसका कर्तव्य बनता है माता पिता का को अपना मेंटेनेंस, और उसका मेंटेनेंस का ऑर्डर न्यायालय ने उसको दिला था। विजय मनोहर का काफी फेमस केस हुआ था, ये भी आप देख लेना इसमें। तो ये मेंटेनेंस के प्रोसेस है, यानी कि पत्नी अपने पति से ले सकती है, माता पिता अपने बच्चों से ले सकते हैं, असक्षम या वृद्ध जन है उनके बारे में, और बच्चे 18 साल तक अपने माता पिता से मेंटेनेंस ले सकते हैं। मेंटेनेंस की जो राशि है वो जो है दावेदार की पोजीशन वगैरह, उन सारी चीजें, उनकी जरूरतों वगैरह को देख कर जो है वो डिसाइड की जाती है। तो कितनी राशि रहेगी, क्या रहेगा, वो सारा जो है जो न्यायालय के सामने फैक्ट आते हैं उस फैक्ट से डिसाइड होगा। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? सर अगर फीमेल जो भी है अगर वो फाइनेंशियली साउंड है मेल से ज्यादा, तो भी क्या उसका हक बनता है उससे मांगने का मेंटेनेंस? नहीं, अगर देखिए हम कैपेबल की बात कर रहे हैं, अगर वो दोनों ही कैपेबल हैं, जहां बात करते हैं असक्षम व्यक्ति होना चाहिए, 125 भी ये कहता है कि पर्याप्त साधन अगर किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो फिर वो मेंटेनेंस मांग सकता है, और अगर पर्याप्त साधन है तो फिर वो मेंटेनेंस की राशि बहुत नॉमिनल या बहुत कम हो जाएगी। लेकिन आप डिवोर्स वाली राशि पे मत चले जाना, वो थोड़ी डिफरेंट है। अगर किसी व्यक्ति से वो डिवोर्स के जो राइट्स के साथ में जो लीगल है वो थोड़ी डिफरेंट है, ये मेंटेनेंस के लिए है। अगर कैपेबल है और ये प्रूव हो जाता है कि कैपेबल है तो फिर वो मेंटेनेंस की राशि लगभग बहुत कम रहेगी, क्या हो सकता नहीं भी दे। सर अगर जैसे अगर उनका बच्चा है तो दोनों का राइट बनता है उस पे, या जो जिसने उसको जिसके पास वो है वही उसका मेंटेनेंस उठाएगा? देखिए बच्चे के बारे में अब जो अपन डिस्कशन करेंगे, जब ये अभी संरक्षता अधिनियम पढ़ेंगे उसके बारे में, उसके साथ इसका डिस्कशन करेंगे कि बच्चे की संरक्षता किसके पास रहेगी, माता के पास, पिता के पास, या हो सकता है किसी अदर के पास भी चली जाए, वो एक अलग प्रोसेस होगा, एक्ट से कवर होगा। ठीक है, तो इससे इसको फिलहाल मत जोड़िए। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? नथिंग? सर एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए सर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि मेंटेनेंस देना है, पर अगर जैसे बोला अगर वो जैसे मेंटेनेंस नहीं देता है तो उसके बाद क्या होगा सर उस कंडीशन में? देखिए जब कभी मेंटेनेंस या कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाता है तो वो जो मेंटेनेंस है उस प्रॉपर्टी पे चार्ज की तरह हो जाता है। ठीक है ना, देना पड़ेगा उसको। मेंटेनेंस प्रॉपर्टी पे चार्ज की तरह, यानी बाहर की तरह है ये। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई मकान है तो उस मकान पे भी बाहर की तरह हो जाएगा। ठीक है ना, और अदरवाइज 125 या अदर प्रोसेस की बात करें तो वहां तो पनिशमेंट भी है, सजा भी है अगर नहीं दिया जाता है। और सजा भुगतने से ऐसा नहीं होता है मेंटेनेंस छूट जाएगा, वो मेंटेनेंस तो काउंट होता रहेगा, सारा उसको देना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सर्विस में है तो सीधा एक ऑर्डर डिपार्टमेंट में चला जाएगा कि पर मंथ जो है इसकी सर्विस से सैलरी से काट के इस व्यक्ति को दे दिया जाए। ये भी न्यायालय कर सकता है। सर नहीं, बाकी काफी बार सर जैसे रूरल एरिया में सर जो इनके पास खेत वगैरह होते हैं, अगर उनकी कोई वाइफ अगर मेंटेनेंस मांगती है तो वो देते भी नहीं, पर ऐसा देखा है सर। तो नहीं, वो देखिए एक्चुअली जब सिविल कोर्ट अपना एग्जीक्यूशन करवाती है तो वो वसूल कर लेती है। सिविल कोर्ट का एग्जीक्यूशन आप जब सीपीसी पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा कि कैसे जो है मैट्रिमोनियल जो मैटर्स या मेंटेनेंस वाले मैटर्स में उनकी डिक्री का एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो डिक्री का एग्जीक्यूशन कोर्ट करवा लेती है। कई सारे प्रोसेस आप देख लेना, पता कर लेना, हो जाता है। सीपीसी के प्रोसेस में दे रखा है ये। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ मेंटेनेंस नहीं देने पर कई जगह जो है वो पनिशमेंट भी है। पनिशमेंट वगैरह व्यक्ति जेल चला भी जाएगा ना तब भी उसके ऊपर मेंटेनेंस तो बना रहेगा, वो तो उसको देना ही है। और उसकी प्रॉपर्टी जो भी हो उसके ऊपर चार्जेस की तरह हो जाएगा। सर है ना, जैसे कि कल जो टेस्ट था उसमें क्वेश्चन था रजिस्ट्रेशन वाला, तो सर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो शादी वैलिड हो जाएगी या फिर कुछ? नहीं, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो सिर्फ जुर्माना है, शादी वैलिड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस केस में अगर शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो सर मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आएगी सर उसको क्लेम करने में? नहीं आएगी सर तो फिर वो प्रूफ कैसे करेगी कि शादी वगैरह का? शादी को प्रूव करने के लिए आपको कुछ विटनेस है, वो आपको न्यायालय में बता देने की इनके सामने शादी हुई थी, शादी का फोटोग्राफ सफिशिएंट है, पत्र वगैरह जो सेरेमनी करवाई थी वो सफिशिएंट है। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो इधर इफेक्ट नहीं करेगा। करवा लेते हो तो बेटर है। जैसे पंडित है उसकी गवाही हो गई, परिवार के 2 लोग हैं उनकी गवाही हो गई, वो शादी उससे प्रूव हो जाएगी। जो कंकुपत्री उसकी कॉपी वो भी आप उसको पेश करिए तो वो एविडेंस का पार्ट है। किन चीजों से आप उस चीज को प्रूव कर सकते हैं। तो कहीं हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं,
हमारे यहाँ जितनी मतलब लोग अवेयरनेस नहीं है, तो उससे उनके राइट्स को ज्यादा फर्क पड़ता है। जी सर, वो जो आपने कल टेस्ट लिया था सर, उसमें 3-4 क्वेश्चंस में डाउट थे, तो आप हाँ बोलिए, कौन सा क्वेश्चन है, बोलिए ना, हाँ बोलिए। सर। सर एक तो वो 2 वर्ष जिसमें बता रखा है ना कि तलाक के लिए, तो उसमें सर वो वाला डिजर्शन वाला समझ नहीं आया मुझे सर। इसमें 2 वर्ष या उससे अधिक के लिए पति ने उसको छोड़ रखा है, तो सर क्या कर उसमें 1 वर्ष या 2 वर्ष का थोड़ा डाउट था सर। मैं उसको वापस देख लेता हूँ ना कितने ये। जी सर। और एक क्वेश्चन सर वो लास्ट क्वेश्चन था ओनर्स टू प्रूव वाला पिटिशनर के ऊपर है या रेस्पोंडेंट पे, तो सर बोथ होगा उसका? देखिए सुनिए कि अगर किसी मैटर में ये अगर कोई कॉन्जुगल राइट्स का जो रेस्टिट्यूशन होता है सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग, इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छोड़ के चला गया, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने रीजनेबल ग्राउंड से छोड़ा है, तो इसमें वो रेस्पोंडेंट है और उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि वो साबित करे कि उसके जो रीजन है वो मतलब वो रीजनेबल है या नहीं है। तो प्रतिवादी के ऊपर होता है कि वो उसके जो ग्राउंड है वो रीजनेबल है या नहीं है। ओके सर, थैंक यू। तो उसका जो भी आंसर होगा वही उसका मतलब प्रतिवादी जो है रेस्पोंडेंट है वो उसको प्रूव करना पड़ेगा न्यायालय में। सर ये मेंटेनेंस में ये केस है पोकुरू रमैया वर्सेस पोकुरू चिन्नैया, ये वाला केस थोड़ा समझा देंगे? इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑफ केस तो यूं साइटेशन तो मुझे भी याद नहीं होता, मुझे भी एक बार स्टडी करना पड़ेगा। आप केस ग्रुप में डाल देना, मैं उसको देख लूंगा एक बार, है ना, क्योंकि वो याद नहीं होगा उसके एग्जैक्ट साइटेशन क्या है। ओके सर। ठीक है, अब संरक्षता अधिनियम शुरू करें। देखिए बच्चों की बात करें, हाँ बोलिए अक्षय। ये बोला था, आप आगे स्टार्ट कीजिए। ठीक है, वयस्कता और संरक्षक अधिनियम की हम बात करें, हर एक बच्चा जो 18 साल से कम है उसका एक संरक्षक होना या होता है, ठीक है। और उसका संरक्षक इसलिए है कि वो अपने शरीर की रक्षा कर पाए, अपने प्रॉपर्टी की रक्षा कर पाए और उसके अपने जो भी राइट्स हैं उसके सारे राइट्स की जो है वो सुरक्षा कर पाए। तो उसके लिए संरक्षक होना एक कंपल्सरी है। और जब आप आईपीसी पढ़ेंगे तो आईपीसी में भी यही है कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी संरक्षक से किसी बच्चे को लेकर चला जाता है तो ये भी एक संरक्षकता हटाना भी अपना आप में एक अपराध हो जाता है। तो संरक्षकता बच्चे को सिक्योर करने के लिए है। अब हम बात करते हैं कि संरक्षक कितने प्रकार के हो सकते हैं या किस व्यक्ति को संरक्षकता की जरूरत है। तो फर्स्ट, जिस व्यक्ति की आयु 18 साल से कम है उसको संरक्षक की जरूरत है। और अगर 18 से ऊपर है तो फिर उसको वो खुद अपना आप में कैपेबल है और उसके संरक्षक की जरूरत ही नहीं उसको, ठीक है ना। अब क्वेश्चन उठता है कि कौन व्यक्ति किसी बच्चे का के शरीर की या उसके संपत्ति का संरक्षक हो सकता है। तो फर्स्ट संरक्षक होते हैं नेचुरल गार्जियन, यानी जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संरक्षक। प्राकृतिक संरक्षक में 2 ही आते हैं, माता और पिता। सिर्फ वे किसी बच्चे के प्राकृतिक संरक्षक हो सकते हैं और कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे का प्राकृतिक संरक्षक नहीं हो सकता, सिर्फ उसके माता और पिता। या फिर अगर किसी बच्चे को दत्तक ग्रहण से किसी व्यक्ति ने अडॉप्ट किया है तो जिस परिवार ने उसका अडॉप्ट किया है वो उसका एक प्राकृतिक माता और पिता की तरह ही गवर्न होगा, ठीक है। सेकंड संरक्षक हो सकते हैं अप्राप्त वय, यानी कि जो बच्चा है या माइनर है उसके पिता या माता ने वसीयत से किसी व्यक्ति को संरक्षक अपॉइंट कर लिया है। यानी कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है 3 साल का, उसके पिता की मृत्यु हो गई है और माता ने एक वसीयत लिख दी कि मेरी मृत्यु के बाद में मेरी जो बहन है वो इस बच्चे को संभालेगी। तो इसमें जो उसकी मौसी है बच्चे की वो उसकी वसीयती संरक्षक हो गई है। अब जो बच्चे की प्रॉपर्टी है उसको और बच्चे के जो शरीर को या उसके जो मेंटेनेंस वगैरह जो भी करना है वो सारा उस वसीयत से उसको एक राइट मिला है। तो यानी कि 2 प्रकार के संरक्षक हो गए, फर्स्ट नेचुरल संरक्षक, सेकंड होता है वसीयती या विल के द्वारा नियुक्त संरक्षक, थर्ड होता है न्यायालय भी किसी व्यक्ति को बच्चे का जो है संरक्षक अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। जनरली हम बात करें कि अगर किसी बच्चे की आयु जो है 5 साल तक की है तो उसकी नेचुरल गार्जियन और मामूली जो उसकी संरक्षकता है माता के हाथ में होती है। मैं फिर बता रहा हूँ कि 5 साल तक उसकी संरक्षकता माता के हाथ में और 5 साल बाद में संरक्षकता पिता के पास चली जाती है। इस नेचुरल गार्जियन की बात करें, मामूली संरक्षकता 5 साल तक फिर कह रहा हूँ बच्चे के पास और 5 साल के बाद में पिता के पास में। तो ये कई सारे मैटर्स ऐसा होते हैं कि जिसमें न्यायालय को अगर ये लगता है कि बच्चे की उम्र भले ही 2 साल की है, अगर माता उसको कैपेबल नहीं है, संभाल नहीं पाएगी या माता का बना रहना उसके लिए या उसके शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो हो सकता है माता से भी संरक्षकता हटा दी जाए।
या न्यायालय को अगर ये लगता है कि ये बच्चा भले ही 10 साल का है लेकिन पिता का रहना इसके साथ में बच्चे के शरीर के लिए, इसकी संपत्ति के लिए ऐसे किसी प्रकार से नुकसानदायक हो सकता है, तो तब भी न्यायालय जो है संरक्षकता हटा के माता को भी दे सकता है। इसलिए हमेशा इस चीज को याद रखिए कि संरक्षकता जनरल प्रोसेस ये कहता है कि 5 साल तक माता के पास और 5 साल से 18 साल तक पिता के पास, लेकिन फिर भी परिस्थितियों के अनुसार या मैटर के अनुसार न्यायालय को लगता है कि इसके हित कहाँ है और उस हित के अनुसार वो जो है संरक्षकता डिसाइड कर सकता है। और कई बार अगर ये न्यायालय को ये लगता है कि माता और पिता दोनों ही इस बच्चे के लिए घातक है तो संरक्षकता किसी थर्ड पर्सन को भी दे सकता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेट केसेस में देखने को मिलेगा आपको। कई बार हो जाता है कि माता और पिता दोनों उसके लिए न्यायालय को लगता है सही नहीं, तो हो सकता है थर्ड पर्सन को या दादा को या नाना को भी संरक्षकता दे दे। कई मैटर्स में ऐसा हुआ भी है कि न्यायालय ने दोनों सी की संरक्षकता हटा के थर्ड पर्सन को भी दे दी। लेकिन जनरल प्रोसेस की बात करें, जहां हम सामान्य तरीके की बात करें तो 5 साल तक मामूली तौर पर जो संरक्षकता है माता के पास, 5 साल बाद संरक्षकता पिता के पास आ जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो है संरक्षकता की बात करें वसीयती संरक्षकता की, तो वसीयती संरक्षक जो है उस वसीयत से किसी बच्चे की संरक्षकता प्राप्त करता है। अब जो बच्चा है 18 साल का हो गया, 18 साल के होने के बाद उसके जो सारे राइट्स हैं, सारी प्रॉपर्टी है, वो सारा उस बच्चे को वापस उसको सौंपना पड़ेगा। ठीक है, और जो गार्जियनशिप है वो लगभग अब समाप्त हो जाएगी। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर किसी गार्जियन ने बच्चे के लिए कोई खर्चा किया है तो क्या वो वसूल कर सकता है? तो हाँ, अगर बच्चे की जरूरतों के लिए किसी व्यक्ति ने कोई खर्चा किया है तो ये आप रियल लोगों ने आप मतलब ये सारे प्रोसेस आपने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा होगा कि अगर किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, कोई व्यक्ति उसके लिए खत्म करता है या कोई पैसा लगाता है तो वो उसकी प्रॉपर्टी से वो जो है वसूल कर सकता है, लेकिन उसके जीवन के लिए आवश्यक हो उतने ही तक, यानी कि उसे ज्यादा नहीं, यानी कि उसको पढ़ने लिखने खाने पीने का जो मेंटेनेंस है वो सारे जो है वो उतना खर्चा उसकी प्रॉपर्टी से वो वसूल कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर क्या किसी व्यक्ति से संरक्षकता हटाई जा सकती है। अगर कोई संरक्षक है उसने हिंदू धर्म छोड़ के किसी और धर्म को एडॉप्ट कर लिया तो फिर वो उसका संरक्षक नहीं रहेगा, या फिर उसने संन्यास ले लिया है, संन्यास की प्रोसेस में भी जो है वो उसकी जो संरक्षकता है वो लगभग समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो संरक्षक है अगर बच्चे की कोई प्रॉपर्टी है जो उसमें उसके पास है या उसका उस प्रॉपर्टी में राइट है तो न्यायालय की अनुमति के बिना उस प्रॉपर्टी को भी वो सेल नहीं कर सकता। ठीक है, या फिर किसी को लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो लीज या पट्टे पे भी नहीं दे सकता। तो ये सारे जो राइट्स हैं उस बच्चे के लिए बने रहते हैं। ठीक है, अब जो बात करते हैं वसीयती जो संरक्षक है, वसीयती संरक्षक जैसा कि मैं आपको बताया कि या तो माता ने वसीयत लिखी या पिता ने वसीयत लिखी। दो देखिए वसीयत का मतलब ये होगा कि अब यहाँ पिता जो है अगर वो वसीयत लिख रहा है ये है कि माता और पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, तो दोनों की मृत्यु के बाद में जो जिस व्यक्ति के पास वसीयत गई है उस वसीयत के अकॉर्डिंग उस बच्चे के सारे जो राइट्स है उसको वो डिसाइड करेगा। ठीक है ना, कि उस बच्चे को का मेंटेनेंस वगैरह क्या है, जितना भी वो सारा उस वसीयती राइट्स के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को मिलता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इस एक्ट में कि बच्चे का कल्याण, बच्चे का जो हित किसमें है उस संरक्षकता में हमेशा इस चीज को सबसे इम्पोर्टेंट रखा जाता है। तो ये छोटा सा प्रोसेस है, कोई ज्यादा बड़ा इस एक्ट में लगभग 10-13 सेक्शन होंगे इस एक्ट में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मेरी क्लास होगी उस क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि उत्तराधिकार अधिनियम आप लोगों से डिस्कशन करूं। उत्तराधिकार अधिनियम जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखना कि थोड़ा कॉम्प्लिकेट है। आपको थोड़े से सेक्शन यानी कि सेक्शन 6, 7, 8 आप लोग पढ़ लेना एक बार, क्योंकि मैं जब उसको कहूंगा तो या समझाऊंगा तब भी आपको एक बार समझ में नहीं आएंगे अगर आप लोगों ने उसको नहीं पढ़ा हुआ, तो थोड़ा सा उसको देख लेना। और नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि मुस्लिम लॉ का एक कंटेंट है राइट टू प्रीएम्पशन, यानी कि हक शफा या पूर्व क्रय का अधिकार, तो ये भी मैं उस क्लास में लेने की कोशिश करूंगा। दोनों यानी कि जो मंडे को क्लास होगी अब मैं टाइम आप लोगों को बता दूंगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग उस क्लास को लूंगा। तो उत्तराधिकार अधिनियम और हक शफा का जो है प्रोसेस मुस्लिम लॉ में वो उसके ऊपर जो है डिस्कशन करेंगे। एनी क्वेश्चंस? सर डिफेक्टो गार्जियन की क्या प्रोविजंस है? डिफेक्टो यानी कि तथ्य जो गार्जियन होता है उसको डिफेक्टो कहते हैं, यानी कि परिस्थितियों के अनुसार जो गार्जियन हो जाता है डिफेक्टो, यानी कि माता और पिता दोनों ही नहीं है और अर्जेंट कोई है तो एडोक या डिफेक्टो यानी कि जो वस्तुतः हो जाता है उसको हम बोलते हैं।
डिफेक्टो। सर इक्वल पावर होता है उनके पास भी? देखिए पावर जो भी है वो एक लिमिटेड पावर ही होता है हमेशा। उनको जो भी पावर यूज करने पड़ेंगे वो हर एक के बारे में न्यायालय की परमिशन से करने पड़ेंगे। ओके सर। सर आपने जो ये हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का सेक्शन 18 तक का बताया, तो क्वेश्चन इसके अंदर ही आएगा, क्योंकि इसमें बेयर एक्ट में देखा कि इसमें सेक्शन 30 तक दिया हुआ है। नहीं 30 तक तो जनरल प्रोसेस है सारे। तो जैसे मैंने आपसे कहा ना कि उसकी राशि को बढ़ाना घटाना या उसके जी। प्रॉपर्टी पे चार्ज होगा, लेकिन मेजर जो है 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, और जो राशि को जो है बढ़ाता या घटाता, यानी मेंटेनेंस की जो अमाउंट है वो सेक्शन 23, ये जो इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज ये दूसरे जो है वो सारे नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे सेक्शन 24 की बात करें तो भरण पोषण के दावेदार जो है उनका हिंदू होना चाहिए, हिंदू नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये ठीक है इतना। हाँ, मतलब क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को कौन कौन से सेक्शन को मतलब ज्यादा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18, 19, 20 और 23, 18, 19, 20 और 23, बस ये है। अदरवाइज तो ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस है। ओके, थैंक यू सर। सर गार्जियन बाउंड होता है कि उसको गार्डियनशिप लेनी ही पड़ेगी अगर वो नहीं करना चाह रहा हो? तो जैसे विल में है और वो मना कर दे कि मुझे नहीं लेनी है गार्डियनशिप, तुम देखिए विल वाले की बात करें, वो कोई व्यक्ति बाउंड नहीं है, वो छोड़ सकता है, छोड़ना चाहे तो न्यायालय को भी सपोज करते कि मैं इसकी गार्जियनशिप नहीं लेना चाहता हूँ, या कोई और गार्जियन, न्यायालय डिसाइड कर लेगा उसको कि बाउंड नहीं है कि किसी बच्चों को आप संभालो। वो न्यायालय डिसाइड कर लेगा किसको देना है। अगर कोई व्यक्ति मना कर देता मुझे नहीं चाहिए तो ठीक है। इवन कोई व्यक्ति जो है गार्जियनशिप लेने के बाद भी अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है या और कोई क्रिमिनल ऑफेंस में फंस जाता है तो न्यायालय हटा देगा उसको। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि कई बार न्यायालय को अगर ये लगता है कि माता पिता भी बच्चे के लिए खतरा है तो न्यायालय उनसे भी संरक्षता हटा देगा। तो वसीयत की सुरक्षा तो और भी ठीक है, वो तो ठीक है, उसको वसीयत में जो उसको राइट्स मिले हैं उसको फॉलो करना है। अदरवाइज उसके कोई इसमें स्पेसिफिक राइट नहीं होते बच्चे की प्रॉपर्टी में, उसको सिर्फ उसका केयर टेकर की तरह है। अदरवाइज जो है उसकी प्रॉपर्टी को सेल करना है, कुछ भी करना है, वो सारा न्यायालय की परमिशन से होगा। ओके सर, ठीक है। हेलो शिवी या चांदनी, आप लोग स्टार्टिंग में जो केस डिस्कस करे थे एक बार फिर से डिस्कस करेंगे? वो क्या केस था एक बार बता देंगे थोड़ा शॉर्ट में? मैंने तो रीड नहीं किया, शिवी बता सकती है। वो सावन राम और कलावती वाला जो केस था ना, ARI 1967 सुप्रीम कोर्ट 1761 का, वो उस पे था। तो इसमें क्या होता है कि एक जो भी हस्बैंड होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो वो उस केस में अपनी पत्नी को है ना पोजेशन देके जाता है प्रॉपर्टी का। तो वो क्या करती है, वो है ना अपनी जो प्रॉपर्टी होती है वो अपनी नीस के लिए लिख देती है कि जो मेरी नीस है कलावती, मैं उसको वो गिफ्ट में देना चाहती हूँ। बट जो रामदास जो हस्बैंड होते हैं उनका भाई बोलता है कि नहीं, वो उसकी राइट नहीं बनती है, वो प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि रियल हकदार मैं हूँ, सक्सेसर मैं हूँ, तुम उसको वो प्रॉपर्टी नहीं दे सकती हो। तो वो क्या करती है, जो कलावती का बेटा होता है वो उसको अडॉप्ट कर लेती है उस प्रॉपर्टी की वजह से, जिससे वो अडॉप्ट कर लेगी सन को, तो मेन राइट उसका हो जाएगा। तो सावन राम जो होता है वो कोर्ट में जाता है और कहता है कि उसका राइट नहीं बनना चाहिए क्योंकि हस्बैंड की तो डेथ हो चुकी है, तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकता, और अगर अडॉप्ट कर भी रही है तो अगर हस्बैंड ही नहीं है तो उसकी परमिशन के बिना आप लीगली उस प्रॉपर्टी को उसको नहीं दे सकते हो। बट कोर्ट उसको कहता है कि नहीं, उसका पूरा हक बनता है क्योंकि हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो वाइफ डिसीजन ले सकती है क्योंकि उस टाइम पे उसका पोजीशन था प्रॉपर्टी पे, और इस वजह से क्योंकि वो पहले से किसी और को ट्रांसफर नहीं हुई है प्रॉपर्टी, इस वजह से उसका पूरा हक बनता है कि वो उस बच्चे को दे सके और उस बच्चे की ही वो प्रॉपर्टी रहेगी और कोई नहीं ले सकता। अगर इसी केस में वो प्रॉपर्टी पहले ही किसी और को दे देते या किसी और के नाम लिखी हुई होती, उसका हस्बैंड लिख के जाता, तो वो उस बच्चे को नहीं मिलती। बट इस केस में सावन राम को ना मिलके उसके बच्चे को ही मिलेगी, और वो जो उसने अडॉप्शन किया वो भी लीगल माना जाएगा क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो उसकी वाइफ की कंसर्न चाहिए थी जो उसने दे रखी थी, तो इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा उसको। ओके ओके, थैंक यू। वो वेलकम। एडॉप्शन कौन सी डेट से माना जाएगा? क्या? एडॉप्शन कौन सी डेट से माना जाएगा? जिस दिन से उसने उसको अडॉप्ट किया उस दिन से। ओके, थैंक यू।
वेलकम। सर ने ये जो इम्पोर्टेंट सेक्शन बताया ना, प्लीज यार ये कोई रिपीट कर देगा? सेक्शन 18, 19, 20 और 20। ओके, थैंक यू। वेलकम।